देखिए लेसन 8 जो हमने उपसंयोजी क्योंकि जो पढ़ा था वो हमारा 9 था, ये वाला हमारा 8 है। इसमें क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एफ ब्लॉक के तत्व में फर्स्ट है टॉपिक संक्रमण, ये इम्पोर्टेंट है। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व हम किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व का मतलब जिसमें डी ब्लॉक के तत्व, मतलब ऐसे तत्व जिसके अंतर्गत डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p6 कक्षक में और 4s1 कक्षक में जाता है। संक्रमण तत्व, कोई पूछेगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, मतलब ऐसे तत्व जिनके अंतर्गत डी ब्लॉक के तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p6 और 4s1 होता है। संक्रमण तत्व हमारे 4 तरीके के होते हैं। संक्रमण तत्व 4 प्रकार के होते हैं। तत्व 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर एक काम करना, चार्ट से ऐसा बना लिया। प्रथम संक्रमण श्रेणी या फिर 3D श्रेणी, ठीक है। ऐसी द्वितीय, या फिर 4D श्रेणी, फिर तृतीय, या फिर 5D। चतुर्थ की बात करेंगे और 6D श्रेणी, ठीक है। ऐसा बना लिया। फिर लिखिए फर्स्ट पॉइंट डाल के यहाँ पे, मतलब अलग से प्रथम श्रेणी लिखिए, फिर प्रथम श्रेणी के बारे में लिखना है। तो मैं तो यहीं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी, मतलब ऐसी इस श्रेणी को हम प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D श्रेणी भी कहते हैं। इसमें कुल 10 तत्व होते हैं, जिनका आवर्तकाल 4 होता है। जिनका आवर्तकाल 4 होता है, और जो 10 तत्व पाएंगे वो कौन से रहेंगे? इसके आइडियम से जिंक तक, ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D श्रेणी भी कहते हैं, जिसमें कुल 10 तत्व होते हैं और जिनका आवर्तकाल 4 होता है। 3D श्रेणी है तो 4 आवर्तकाल, 4 है तो 5, 5 है तो 6 और 6 है तो 7, ठीक है। सब में फिर हम लिखेंगे सेकंड वाला, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को 4D श्रेणी भी कहते हैं। इसमें कुल 10 तत्व होते हैं, जिनका आवर्तकाल 5 होता है। जिनका आवर्तकाल 5 होता है, और इसमें जो तत्व आएंगे वो Y से लेके CD तक आएंगे। फिर तृतीय संक्रमण श्रेणी या फिर 5D श्रेणी, फिर इस तृतीय संक्रमण श्रेणी को 5D श्रेणी भी कहते हैं। इसमें कुल 10 तत्व आते हैं और 10 तत्व हमारे कौन से रहते हैं? लैंथेनम से HF से लेके Hg तक, और इसका आवर्तकाल 6 होता है, जिसे हम तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। फिर चतुर्थ अलग से पॉइंट डालिए। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी को 6D श्रेणी भी कहते हैं। इसका आवर्तकाल 10 होता है और इसमें
AC से अधिक AC से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं और AC का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 104, जिनका आवर्तकाल 7 होता है। संक्रमण श्रेणी जो रहता है इम्पोर्टेंट है, पूछेगा भी, अलग से ही पूछ लेगा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का आवर्तकाल कौन कौन सा आता है या फिर इनका आवर्तकाल कितना है, यह तत्व कौन कौन सा किस्म आ रहा है, इसके आइडिया वाला पूछ सकता है, मतलब ऐसे ही पूछ लेगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें मतलब लिखने के लिए पूरा आएगा अलग से। फिर हम करेंगे इसके छोटे छोटे पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व की विशेषता। के तत्व की विशेषता, तत्व की विशेषता, एफ ब्लॉक के तत्व की विशेषता जो रहती है वो निम्न प्रकार है। जैसे कि हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। परमाणु त्रिज्या, घनत्व, एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, रंगीन आयन, और उत्प्रेरक। परमाणु त्रिज्या, एफ ब्लॉक के तत्व की जो विशेषता होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। बढ़ाने पर बढ़ती है और घटाने पर घटती है। और घनत्व जो होता है ये बढ़ता है। एंथैल्पी, अब एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है, अलग से ही पूछेगा, मतलब पूछ लेगा। एंथैल्पी, प्रथम एंथैल्पी का मान द्वितीय एंथैल्पी के मान से ज़्यादा होता है। प्रथम एंथैल्पी का मान द्वितीय एंथैल्पी के मान से एंथैल्पी के मान से अधिक होता है। मतलब एंथैल्पी किसे कहते हैं? एंथैल्पी उसे कहते हैं जिसका प्रथम एंथैल्पी का मान द्वितीय एंथैल्पी के मान से ज़्यादा होता है। आयनन ऊर्जा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आयनन ऊर्जा में 4 ब्लॉक तत्व होते हैं, जैसे कि S, P, D और F। ये F ऐसा बनेगा, S, P, D, F। ठीक है, इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें से S ब्लॉक जो रहता है इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। S ब्लॉक के तत्व की जो आयनन ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है और F ब्लॉक के तत्व की जो आयनन ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है, जिसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट है। चुंबकीय गुण, मतलब चुंबकीय गुण कैसा रहता है? चुंबकीय गुण युग्मित भी रहता है और अयुग्मित भी रहता है। युग्मित का मतलब प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित का अनुचुंबकीय। युग्मित का प्रतिचुंबकीय। रंगीन आयन, जब जल में मिलाएंगे तो ये रंग कैसा देगा? नीला।
फिर उत्प्रेरक, अगला पॉइंट है उत्प्रेरक। यह इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाएगा। तो इसमें हमें 3 चीज़ें दे देगा नहीं है, मतलब लिखनी है। एक तो हैबर विधि, सेकंड है सल्फ्यूरिक अम्ल, और थर्ड है तेल। तेल में जो उत्प्रेरक का काम करेगा वो निकेल, और सल्फ्यूरिक अम्ल में प्लेटिनम, और हैबर विधि में आयरन। तो उत्प्रेरक तत्व के जो एग्जाम्पल है वे हमें ये लिखने हैं, आयरन, प्लेटिनम और निकेल। अलग से मतलब ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है, मतलब या फिर उत्प्रेरक ही पूछ लेगा, जो भी पूछेगा बता लिखना है। फिर हम लिखेंगे उत्प्रेरक के कार्य। उत्प्रेरक के क्या क्या कार्य होते हैं। उत्प्रेरक के कार्य का होता है कि इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब संयोजकता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। संयोजकता में परिवर्तन होगा। और इसकी क्रियाशीलता, फिर क्रियाशीलता। ठीक है, पूछेगा कि उत्प्रेरक क्या है, एग्जाम्पल लिख देंगे। जैसे हेबर विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल, तेल। इसमें पूछेगा कि हेबर विधि का जो उत्प्रेरक कौन है, ऑब्जेक्ट में पूछ लेगा, या फिर उत्प्रेरक लिख के दे देगा, तो पूरा करना है ऐसा होता है। फिर उत्प्रेरक के काम लिखने हैं। तो जटिल कार्बनिक यौगिक, संयोजकता परिवर्तन होती रहेगी, और क्रियाशीलता। फिर ये हमारा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीकरण संख्या में हमें 2 एग्जाम्पल देगा। इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसकी और इसकी। CO के लिए X, यहाँ पर 2 है तो 2 इजिकल टू 0, X इजिकल टू प्लस के 2। फिर यहाँ पर X लेंगे, अगली रुक जाइए, ये वाला नहीं, ये वाला है CuCl2 Cl2। इन दोनों की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट की X 2 है तो 2 इजिकल टू 0, X इजिकल टू प्लस का ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर X लिखेंगे, Cu की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमारी -2 प्लस Cl की 1 0, X इजिकल टू प्लस माइनस माइनस फिर प्लस 1, X इजिकल टू माइनस प्लस 1। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। फिर इसके बाद हमें तत्व देंगे, 21 से लेकर 30 तक लिखना है। स्कैंडियम, टाइटियम, वैनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकिल, कॉपर और जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें हमारा 2 अपवाद है, इसलिए हमने प्लस का वो लगा दिया। क्रोमियम और कॉपर जो रहते हैं अपवाद है, हम इसके वो लिखेंगे, तो जो अपवाद है वहाँ से हम 1 लिखेंगे। फिर और सारे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें से 5 वाले बीच में कर लेंगे। 1 2 3 4 5 5 है तो +2, और ये काउंटिंग हम 7 तक लिखेंगे नीचे। 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे, फिर हम +2, फिर हम क्या करेंगे, एक एक साइड में से कम लेते रहेंगे। यहाँ पर +3, फिर एक कम लेंगे, +4, फिर हम 5 लेंगे, +5 +5। ठीक है, अब यहाँ से हम कम नहीं लेंगे तो इधर 6 कर देंगे और 7 का 7। मतलब पहले कैसे करना है, हमें 10 तत्व लिखने हैं, ये वाले बीच वाले में जिस पर अपवाद का है प्लस के चिन्ह है उससे 1 काउंटिंग करेंगे, और फिर जो हमारा बीच का 5 है 1 2 3 4 5 वाले में 2 से लेकर 7 तक काउंटिंग लिखेंगे, और फिर जैसे हम ये साइड वाली लिखेंगे तो एक एक नंबर हम यहाँ पे कम करते जाएंगे। और जो 6 वाला है ये वाला ध्यान रख लिए कि बनाते समय कैसे बना है, ये इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, फिर हमारे हैं कुछ छोटे छोटे तत्व। पूछेगा कि आधे से ज़्यादा संक्रमण तत्व अधिकांश संक्रमण तत्व आधे से ज़्यादा संक्रमण तत्व यौगिक क्यों होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, मतलब अलग से पूछेंगे। तो आधे से ज़्यादा पहले संक्रमण तत्व के बारे में लिखेंगे कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसमें लिखेंगे कि अगर संख्या D1 से लेके D9 तक है तो रंगीन होगा, और D10 है तो रंगहीन। फिर है हमारा संक्रमण तत्व सरल यौगिक। मतलब संक्रमण तत्व सरल यौगिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट है। पहला ये है कि उसमें उपकोष होते हैं, डी उपकोषों की संख्या, फिर हमारा ऑक्सीकरण संख्या, डी उपकोषों की संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निम्न ऊर्जा से लेके उच्च ऊर्जा तक, निम्न ऊर्जा से लेके उच्च ऊर्जा तक।
फिर हम लेंगे एक गैस है, इसमें मतलब 2 K2Cr2O7। इसका रासायनिक नाम देख, लिखने का तरीका आना चाहिए हमें, अगर हमें पता है तो हम बना के खुद लिख सकते हैं। तो रासायनिक नाम, ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। इसको बनाने की विधि, बनाने की विधि ये लेंगे हम Na2Cr2O7 2KCl, ठीक है। Cr2O7 का नाम होता है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट के था तो पोटेशियम लगाया, एन है तो सोडियम लगाएंगे, सोडियम डाइक्रोमेट। KCl का नाम पोटेशियम क्लोराइड। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो 2K इधर आ जाएगा, K2Cr2O7 2Na ये रहा और 2Cl ये रहा, प्लस 2NaCl, तो इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर हम इसके भौतिक गुण, भौतिक गुण में फर्स्ट पॉइंट, ये जल में विलीय होती है और ये देखने में हमें कैसी दिखाई देगी? ये नारंगी रंग की होती है और इसका क्वथनांक 498 डिग्री होता है, केल्विन होता है। फिर हम करेंगे इसकी रासायनिक गुण। पहली क्षार क्रिया, सेकेंड है ऑक्सीकरण। फर्स्ट पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब हमें लिखनी है इसकी रासायनिक विधि। तो ठीक है, हम लेंगे, क्या पढ़ना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र लेंगे, K2Cr2O7। क्षार का मतलब KOH से क्रिया करानी, OH का मतलब होता है क्षार, ठीक है। हम कैसे कराएंगे? देख, K2Cr2O4, K2Cr2O4 बचे कितने? 3, 3 और 1 4, 4 के लिए 2H2O, इसका नाम होता है पोटेशियम क्रोमेट। अगर 4 है, मतलब K2Cr2O4 है, अगर 4 है तो पोटेशियम क्रोमेट, और अगर 7 है तो डाई लगेगा। हमें ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या हमारी निम्न प्रकार से होती है, जैसे कि हमारा Ki का नाम होता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। फिर K2Cr2O7 की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की से क्रिया कराएंगे, तो जो पोटेशियम आयोडाइड के हम 6 अणु लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल के 7 अणु लेंगे।
जब हम इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ से लेंगे 3I2 K2SO4 प्लस फिर हम ये लेंगे Cr2SO4 का होल ट्राइस, फिर हम जल, फिर ऑक्सीजन। जल के हम 4 अणु लेंगे और ऑक्सीजन 3O2। फिर ऐसे ही हम इसकी कराएंगे एथिल अल्कोहल की क्रिया। C2H5OH का नाम होता है एथिल अल्कोहल। C2H5OH C2H5OH के कितने अणु लेंगे? 3 और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। हमने एथिल अल्कोहल के 3 अणु लिए और सल्फ्यूरिक अम्ल के 4 अणु लेंगे। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पोटेशियम क्रोमाइड की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा CH3CHO। फिर K2SO4 ऊपर से उतार लेना ऐसे। K2SO4 के बाद ये है CrSO4 का होल थ्राइस, फिर H2O प्लस O2। ठीक, फिर हमारा है क्रोमाइल क्लोराइड। अलग से भी पूछ सकते हैं या फिर अलग इम्पोर्टेंट है वाले लेक्चर में। क्रोमाइल क्लोराइड किसे कहते हैं? K2Cr2O7 की सोडियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे 4 और 6 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें Cr2O लेंगे, ये रहा OCl2, ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड या फिर क्रोमाइल परीक्षण। फिर जैसे हमने उतारे हैं इसके बाद क्या आया था? फिर हमारा आया था K2SO4, फिर Cr2SO4 का होल थ्राइस, फिर जल और फिर O2। यहाँ पर हम कितने अणु लेंगे? 3। ये इम्पोर्टेंट है, अलग से ही पूछी जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे क्रोमाइल क्लोराइड के उपयोग, कि इसके मतलब क्या क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग हम याद करेंगे कि इसका यूज़ हम फिटकरी के रूप में करते हैं। फिटकरी में ऑक्सीकारक के रूप में फिटकरी में कर सकते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में कर सकते हैं, कपड़ा उद्योग में, और सेकंड होता है लाइब्रेरी में, प्रयोगशाला में। ठीक है, इसके उपयोग याद कर लेना। फिटकरी में, ऑक्सीकारक, कपड़ा उद्योग में और प्रयोगशाला में। अब हम करेंगे K2Cr2O4 की संरचना। ये संरचना इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि मतलब कैसे बनती है।
सी आर हमारे पास कितना है 2, तो एक सी आर ये रहा और एक सी आर ये रहा, ठीक है। K2Cr2O7 ये हमारा 7 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो 6O तो ये रहे हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बचा एक O इन दो बॉन्ड से आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इस पर आएंगे डबल नेगेटिव और बचा 2K, K पर कितना आता है हमारा 2K पॉजिटिव। ये हो गई हमारी इसकी संरचना, मतलब Cr लिए बीच में, फिर उसके बीच में O ले लिया और 6 O बाहर आ गए और एक साथ O ये रहा। अब देख ले, देख कि पूरे हैं, K2 ये रहा, 2K ये रहा बाहर, Cr कितने 2 1 2 और O कितने 7 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर अलग से नया वो है पॉइंट, लैंथेनाइट का संकुचन। इम्पोर्टेंट है ये भी। लैंथेनाइट का संकुचन का मतलब होता है इसमें कुल, ये मैं आगे बताऊंगा, अभी जब बताऊंगा, अभी पहले फिलहाल थोड़ा सा यही समझ लें बस यहाँ पर। मतलब लिथियम से सीजियम तक जो मतलब या तो वो बढ़ता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, या फिर वो कम होता रहेगा। और जो इसका नाभिक के आवेश रहेगा, इसका लैंथेनाइट संकुचन का नाभिक के आवेश में वृद्धि करेगा और लिथियम से लेके सीजियम तक उसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी या फिर कमी होती रहेगी, जिसे हम लैंथेनाइट का संकुचन कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। संक्रमण श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्व पढ़े थे हमने, उसमें श्रेणियां पढ़ी थी, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये पूछा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, n-1 और 2, और जो 2 रहेगा वो 1 से लेके 2 तक रहेगा और जो फर्स्ट है वो 1 से लेके 10 तक रहेगा, ठीक है। फिर हमारी है दूसरी गैस, पहले हमने पढ़ी थी पोटेशियम डाइक्रोमाइट। अब मैंने तुझे मतलब फुल तरीके से बताई थी कि मतलब लिखना कैसे है, अब मैं तुझे शॉर्टकट में बताऊंगा, पर लिखना वैसे ही है जैसे हमने पहली वाली लिखी थी, KMnO4, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा रासायनिक नाम क्या है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट लिख रहा हूँ, ये है इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। फिर इसके भौतिक गुण क्या है इसके, कि ये जल में मिल जाती है आसानी से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसको, ये रासायनिक नाम लिख लिया, फिर इसको बनाने की विधि। चलिए रहने देते हैं, बढ़ेंगे इसकी पढ़ ले रासायनिक अभिक्रिया। चल ठीक है, बनाने की विधि बता रहा, KMnO4 की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, तो इसके हम 2 अणु लेंगे, तो एक बार MnO4 लिखेंगे और दूसरी बार KMnO4 प्लस यहाँ पर K2
K2Cr2O3। ये कुछ ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हमें अपने पास से खुद ही एडिट करना पड़ता है। ठीक है, भौतिक गुण में लिखेंगे कि ये जन्म विलय है। ठीक है, अब हम इसके इसकी वो करेंगे रासायनिक गुण। पहली है क्षार से क्रिया और दूसरी है हमारी एथिल अल्कोहल से क्रिया। और थर्ड है, ज़्यादा छोटा नहीं हो जाएगा, एक है हमारी पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। और ये वाली है जो क्रिया आएगी हमारी ऑक्सीकरण में आएंगे। ठीक है, सार से क्रिया कराएंगे तो KMnO4 की सार से क्रिया कराए। सार लेंगे, इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के कितने अणु लेंगे? 3। फिर इसमें लेंगे और 2 हम यहाँ पे लेंगे, यानी जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे क्षार की तो 2KMnO4 लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल के हम 3 अणु लेंगे। MnO4 अलग निकलेगा, MnO4 प्लस के कितने 2 SO4 K2SO4, फिर यहाँ से 3H2O प्लस 3H2O निकले तो 3O2 यहाँ से निकलेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्रिया है। फिर ऑक्सीकरण KMnO4 की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराएंगे, वो भी किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक। जब भी हम या तो K2Cr2O7 की क्रिया जब भी हम एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो हमें एसिटलिटी प्राप्त होता है पहले भी, तो CH3CHO। फिर बाद में हमें इसके अकॉर्डिंग चलना जैसे हमें प्राप्त हुआ। ये फिर यहाँ पर आया MnO4 फिर प्लस H2O, और ये हमारा ये 3H2O नहीं है बल्कि 3O2 है। फिर आएगा हमारा O2। फिर है हमारी पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया KMnO4 की पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराएंगे और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, तो पोटेशियम आयोडाइड के 10 अणु और सल्फ्यूरिक अम्ल के 8 अणु। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें 5I2 5 दूनी 10, फिर हम ऐसी जो हमें प्राप्त हुआ फिर हम ऐसी सेम लिख देंगे, जैसे कि MnO4 H2O और O2। ठीक है, बस हमें ये बैलेंस करना है, बस यहाँ पर 3H2 और सब बैलेंस है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। एक तो है इसका ऑक्सीकारक, एक तो हम इसका ऑक्सीकारक के रूप में
और दूसरा कीटाणुनाशक के रूप में। फिर इसकी संरचना। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी? वो कितने पास है हमारे? ओ 4 1 2 3 4 Mn ये रहा। बचा क्या है? के पर एक पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 पॉजिटिव आता, 4 होता तो 4 पॉजिटिव आते हैं। यहाँ पर हमारा के 1 है, इसलिए हमारा पॉजिटिव जो रहता है वो हमारा 1 आया। तो ये आ गई KMnO4 की संरचना। या तो K2Cr2O7 की पूछेगा या फिर इसकी संरचना पूछेगा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व। चलो ये अलग से समझा रहा हूँ। देखिए हमारे एफ ब्लॉक के तत्व दिए गए हैं। मतलब एफ ब्लॉक के तत्व हमें किसे कहते हैं? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो हमारी एफ ब्लॉक के कक्षक में जाता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 से लेकर F तक होता है। ठीक है, जिसे हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्व जो रहते हैं वो हमारे 2 तरीके से होते हैं, एक लैंथेनाइड और दूसरा एक्टिनाइड। लैंथेनाइड का दूसरा नाम होता है 3D कक्षक और एक्टिनाइड का दूसरा नाम होता है 4D श्रेणी। अब मैंने तो मतलब अपने अकॉर्डिंग ऐसे उतार रखा है, पर तुम्हें अलग अलग उससे उतारना है। मैं बताता रहूँगा कैसे उतारेगा। ये मतलब यहाँ पे लिखेगा कि एफ ब्लॉक के तत्व 2 प्रकार के होते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। फिर अगर हमसे एक्टिनाइड के बारे में पूछेगा तो हमें एक्टिनाइड उतार के लिखना है, और अगर लैंथेनाइड के बारे में पूछेगा तो लैंथेनाइड के बारे में लिखना है। तो हमें लैंथेनाइड के बारे में पूछेगा तो हमें लैंथेनाइड के बारे में लिखना है। तो लैंथेनाइड में हमारा लिथियम से लेके सीजियम तक, इसमें कुल 14 तत्व होते हैं, और उन तत्व का जो कहाँ से कहाँ तक होंगे वो लिथियम से लेके सीजियम तक, 58 से लेके 71 तक। फिर इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो रहते हैं वो हमारे समान होते हैं, जिससे लैंथेनाइड का क्या होता है? अनुसरण होता है, जिसे हम लैंथेनाइड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लैंथेनाइड हो गया। फिर इसका अपोजिट हमारा एक्टिनाइड। देखिए याद करना है तो जैसे ऐसे टेबल बना है, मतलब इस तरीके से याद होगा, मतलब भूलता रहेगा कि इसमें क्या था उसमें क्या था, पर लिखना जैसे पूछा है उसी तरीके से लिखना है। देख लैंथेनाइड में कुल 14 तत्व होते हैं, और 14 तत्व कौन से? स्कैंडियम से लेके नहीं लिथियम से लेके सीजियम तक, 58 से लेके 71 तक। फिर जिनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो हमारे समान होते हैं, फिर इनका अनुसरण होगा जिसे हम लैंथेनाइड कहते हैं। फिर हमारा एक्टिनाइड में जो हमारे कुल 14 तत्व होते हैं, और इसमें थोरियम से लेके यूरेनियम तक, यानी 90 से लेके 103 तक तत्व उपस्थित होते हैं। फिर इनका सेम वही लिखना कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो रहते हैं वो हमारे समान होते हैं, जिसे हम एक्टिनाइड कहते हैं। फिर हमसे अंतर पूछेगा, तो अंतर कैसे करना है? तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से हो रहा है? तो लैंथेनाइड में हमें प्राप्त होगा अगर हमारा सीजियम है। सीजियम जो रहता है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अलग से ही पूछ लेगा कि सीजियम कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है,
फिर प्रोटियम, प्रोटियम क्या है? अस्थायी यौगिक है। हीलियम है, हीलियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं और अंतर में भी है इसके। फिर हम करेंगे एक्टिनाइड की बात। जो थोरियम और यूरेनियम होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, जिसे हम मानवकृत या फिर यूरेनिक तत्व भी कहते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी, ये जो मतलब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, अलग से पूरा पूछ लेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हमारा N से लेके 2 तक है तो इसका जो ऊपर संख्या रहेगी 1 से लेके 40 तक रहेगी। ठीक उल्टे वाले में सेम ऐसी रहेगी। और अगर हम 1 की बात करेंगे तो NH2D और इसका NH0 NH1 हो जाएगा। फिर है अगला नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या लैंथेनाइड की और एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण संख्या जो रहती है लगभग समान ही रहती है। जैसे कि मतलब इसमें है +2 3 +4, इसकी भी ऐसी है +2 +3 +5 +4 +6 +7। फिर है हमारे चुंबकीय गुण। जैसे इनकी ऑक्सीकरण संख्या समान होती है वैसे ही इनके चुंबकीय गुण समान रहते हैं। इनके चुंबकीय गुण जो रहते हैं वो सारे हमारे अयुग्मित होते हैं। अगर हम किसी का भी इनमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो अयुग्मित ही निकलेंगे। फिर इसका आयनन का रंग, आयनन का रंग कैसा होता है? जल में मिलाएंगे तो ठोस रहेगा, और अगर हम किसी और एक्टिनाइड में मिलाएंगे तो रंगीन या फिर रंगहीन देगा। फिर है इसकी आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी लैंथेनाइड की और इसकी घटेगी। फिर आयनिक विभव, आयनिक विभव लैंथेनाइड का आयनन विभव अनियमित होता है। फिर इसमें समानता पूछ लेगा कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में समानता क्या क्या है। तो लैंथेनाइड में हमने समानता क्या क्या बताई थी? देख, एक तो हमने ये बताई थी कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या समान होती है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो समान होती है। फिर सेकेंड है इसका कि इनमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या होता है कि ये अयुग्मित होते हैं, और थर्ड है कि ये क्रियाशीलता होते हैं। फिर हम इसके उपयोग के बारे में करेंगे। लैंथेनाइड के उपयोग जो होते हैं वो मिश्र धातु, धातु निष्कर्षण, दवाई और उत्प्रेरक में करते हैं। और एक्टिनाइड का होता है कि नाभिक के रसायन, परमाणु में, भट्टी में, और दूसरा होता है हमारा कैंसर में। और जो ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड बताया ये इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछेगा। ये वाला चैप्टर ख़त्म।